फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज सूरज। आज हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी पे, जिसमें इंट्रिंसिक और इंस्ट्रूमेंटल से स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल का एफर्ट आप लोगों को पसंद आ रहा है, या फिर आप लोगों को ये जो तरीका है पढ़ाने का इग्नू से रिलेटेड, तो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में बताएं इस चैनल के बारे में, या फिर शेयर करें ताकि आने वाले समय में उनको भी हेल्प मिल सके। जैसे हम लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोर्सेज स्टार्ट चल रहा है हमारे अदर प्लेलिस्ट में, और फिर आपको इग्नू अपडेट्स के लिए भी आप लोगों को यहाँ से मिल सकता है रेलेवेंट टॉपिक्स, जैसे कि माइग्रेशन कैसे निकाला जाए इग्नू से, या फिर जो भी रेलेवेंट आता जाएगा धीरे धीरे। इग्नू अपडेट्स भी अपडेट होते रहेंगे इस चैनल के थ्रू। और हमारा जो है हिस्ट्री का चल रहा है, हिस्टोग्राफी का फिर चल रहा है, और फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट का भी स्टार्ट हो रखा है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग मोटिवेट रहें और भी ज़्यादा हम लोग वीडियो लाने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम तक जो है हम लोग कोशिश करें कि आपका सिलेबस सारा कवर हो जाए। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है आज का जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल। तो इसमें हम लोगों ने पहले बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुका है। तो अगर आप लोगों ने विजिट नहीं किया है तो उसको विजिट करें और देखें कि क्या छूटा आपका, और एक सीक्वेंस बना के रखें ताकि आपको समझ में आता रहे और इग्नू का बुक उसी तरह सीक्वेंस वाइज खत्म होता रहे और आप अच्छे एग्जाम में जाके लिख सकें और क्वेश्चंस को अच्छे से तरह से अटेम्प्ट कर सकें। तो हमारा आज का है डेमोक्रेसी में बी जस्टिफाइड एज ए इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि डेमोक्रेसी जो है कि इंट्रिंसिक और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ को कवर करता है, यानी दोनों को एक साथ लेके चलता है। जैसे इंट्रिंसिक मतलब होता है स्वाभाविक, ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब होता है स्वाभाविक, और इंस्ट्रूमेंटल मतलब होता है सहायक। यानी इंट्रिंसिक जो है कि एक स्वाभाविक, किस तरह से डेमोक्रेसी का एक स्वाभाविक नेचर यानी नेचुरल है, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि एक स्वभाव बन चुका है डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी डेमोक्रेसी किस तरह से एक सिस्टम का स्वभाव बन चुका है। और इंस्ट्रूमेंटल मतलब सहायक, ये सहायक कितना सहायक है, डेमोक्रेसी कितना सहायक है गवर्निंग में, या किस तरह से आप आगे देखते हैं क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, यानी आप एक तरह से आप समझ के रखो कि डेमोक्रेसी जो है इंस्ट्रूमेंटल भी है और इंट्रिंसिक भी है, यानी स्वाभाविक भी है और सहायक के रूप में भी काम करता है। इट इज़ द फेयरेस्ट वे ऑफ गिविंग एक्सप्रेशन टू द इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि ये एक फेयरेस्ट वे है, यानी आप कह सकते हैं फेयरेस्ट मतलब कि एक सबसे अच्छा तरीका आप कह सकते हो कि सबसे अच्छा तरीका है जो एक्सप्रेस कर सकता है कि इक्वलिटी अमंग द सिटीजन, यानी इक्वलिटी कैसे प्रिवेल होगा सिटीजन के अंदर। ये एक डेमोक्रेसी जो है एक फेयरेस्ट वे के रूप में उभर कर आता है। डेमोक्रेसी इज गुड बिकॉज इट क्रिएट्स अ कंपटीशन अमंग द सिटीजन्स। मतलब डेमोक्रेसी क्यों गुड है, क्योंकि ये एक कंपटीशन का माहौल क्रिएट करता है सिटीजन्स के रूप में, चाहे वो इलेक्शन प्रोसेस हो या फिर चाहे वो कोई भी तरह का कंपटीशन हो। लेकिन एक इक्वलिटी को अगर देते हैं तो एक तरह से कंपटीशन के रूप में जो है आप उभर कर आता है डेमोक्रेसी। ठीक है, इट मेक्स एवरीवन फील दैट दे आर द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब डेमोक्रेसी जो है एक तरह से फील कराता है हर किसी को कि आप जो है कि डिसीजन मेकिंग के पार्ट हो। ठीक है, डेमोक्रेसी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी जो है, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जाए तो विदाउट डेमोक्रेसी एक ह्यूमन कभी डेवलप नहीं कर सकता। क्यों डेवलप नहीं कर सकता है? क्योंकि उसके ऊपर राइट्स छीनने का डर होगा, या फिर डेथ का डर होगा, या पेनल्टी का डर होगा, या पनिशमेंट का डर होगा, या कुछ भी डर हो सकता है। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी एक फ्री इन्वायरमेंट देता है कि आप जो है कि डेवलपमेंट का जो है आप अपना डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट खुद कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं डेमोक्रेसी इंट्रिंसिक और इंस्ट्रूमेंटल में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं हम लोग कि क्या है। तो इंट्रिंसिक मतलब होता है नेचुरल, यानी आप कहने की कोशिश, मैंने पहले बताया था कि स्वाभाविक, यानी एक नेचुरल है कि आपके अंदर है वो चीज़। ठीक है, यानी किसी के अंदर होता है कि हाँ एक मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि एक जैसे आप एल्डर को देख के एक रेस्पेक्ट की भावना, यानी अपने फैमिली में मेंबर में अगर कोई किसी एल्डर को देखते हो या फिर आप उससे बहुत दिन बाद मिलते हो तो आपको एक रेस्पेक्ट का भाव आ जाता है। तो एक स्वाभाविक नेचर है। ठीक है, यानी नेचुरल है वो। ठीक है, इसी तरह से डेमोक्रेसी भी नेचुरल है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज नेचुरल। और इंस्ट्रूमेंटल मतलब होता है कि इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग फेथ ऑन गवर्नमेंट सिस्टम। मतलब इंस्ट्रूमेंटल मतलब एक तरह से सहायक के रूप में काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है कि गवर्निंग सिस्टम को वो क्रिएट करता है, यानी फेथ क्रिएट करने की कोशिश करता है। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है गवर्निंग सिस्टम में फेथ करनी, यानी हम क्यों गवर्निंग सिस्टम अपने गवर्निंग सिस्टम पे, यानी हम अपने गवर्नमेंट पे क्यों भरोसा करें? क्योंकि डेमोक्रेसी पे हम भरोसा कर रहे हैं। तब हम लोगों ने गवर्नमेंट पे भरोसा करने का यानी अब भरोसा किया है, करने का कोशिश नहीं किया, भरोसा किया है। यानी गवर्नमेंट पे भरोसा क्यों किया है? क्योंकि डेमोक्रेसी पे हमें भरोसा है। ठीक है, इट हेल्प्स इन अ गवर्निंग सिस्टम, यानी एक डेमोक्रेसी जो है एक तो फेथ क्रिएट करता है और हमें हेल्प कराता है, यानी गवर्निंग सिस्टम में हेल्प करता है ये डेमोक्रेसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यूज़ पे। इंट्रिंसिक वैल्यूज़ में क्या क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं और भी पॉइंट्स हैं जो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू में, ताकि आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं ताकि आप एग्जाम में भूल ना पाओ। यानी आपके पास 50% यानी 100% पढ़ के गए, आपके पास 50% भी पॉइंट है, यानी 30% भी पॉइंट है, तो आपके पास पर्याप्त पॉइंट रहें कि आप लिख सको एग्जाम में। ठीक है, यानी अगर इंट्रिंसिक वैल्यूज से रिलेटेड आ गया कुछ, यानी डेमोक्रेसी को रिलेट करके पूछ दिया इंट्रिंसिक वैल्यूज से, तो आपके पास पॉइंट्स रहे लिखने के लिए कि हाँ लिखें क्या। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट हैं इंट्रिंसिक वैल्यूज का, तो उसको भी देख लेते हैं क्या क्या है। इट कंटेन्स मोरल सुपेरिटी टू मोरल सुपेरिटी एज ए वे ऑफ गिविंग इफेक्ट टू पॉलिटिकल इक्वालिटी। मतलब एक तरह से ये मोरल सपोर्ट करता है पॉलिटिकल इक्वालिटी में। ठीक है, यानी मोरली जो है वो सपोर्ट करता है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है एक तरह से मोरलिटी का रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और एक तरह ये भी कहा जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट में कि डेमोक्रेसी इज ए मोरली सुपीरियर टू एनी अदर वे ऑफ अराइविंग एनी डिसीजन। मतलब इसमें यह करने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम जैसे मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बारे में देखते हैं, या फिर एनार्किज्म के बारे में देखते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि मोनार्की। ठीक है, तो ये सब जितने भी हैं इन सबसे बेहतर काम किया है डेमोक्रेसी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जो मोरली सुपीरियर है, यानी मोरालिटी का रोल है, तभी वो डेमोक्रेसी इतने दिन तक टिक पाया है। यानी डेमोक्रेसी जो है अधिकतर मतलब आप कह सकते हो कि 80% कंट्रीज़ में अभी तक जो है डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो चुकी है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी सुपीरियर है तभी तो। ठीक है, क्योंकि उसमें मोरालिटी का रोल देखने के लिए मिला। ठीक है, इसी वजह से कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी जो है मोरली सुपीरियर है। पीपल आर द बेस्ट जज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट एंड इक्वल सिटीजनशिप राइट्स आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट दीज इंटरेस्ट। इसमें कहा जा रहा है कि पीपल्स आर द बेस्ट जज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, यानी पीपल जो है वो अपना इंटरेस्ट का वो बेस्ट जज है, यानी उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो खुद जानता है पीपल। ठीक है, और उसे सिर्फ एक क्या चाहिए कि इक्वल इन्वायरमेंट चाहिए, यानी इक्वल सिटीजनशिप राइट्स चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। यानी डेमोक्रेसी जो है एक तरह से माहौल क्रिएट करता है कि पीपल को फ्री करता है कि उसको अपने अच्छा और ख़राब का डिसीजन लेने का उनको पता है कि क्या अच्छा है क्या ख़राब है, और इक्वल सिटीजनशिप राइट देके वो डिसीजन को अपने डिसीजन को प्रोटेक्ट करने का यानी अपने डिसीजन को प्रोटेक्ट दिस इंटरेस्ट, यानी अपने इंटरेस्ट को यानी अपने डिसीजन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए या प्रोटेक्ट किया जाए उसके बारे में डेमोक्रेसी जो है इस तरह का माहौल क्रिएट करता है। ठीक है, आप समझ रहे हो। डेमोक्रेसी इज इसमें है कि डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट ए फेयर मोरल compromise among the people who live within the territory of the same state but do not share a single conception of good life। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट करता है ऐसे भी सेक्शन को जो अपने जो गुड लाइफ का जो होप है वो खो चुका है, यानी एक ही बाउंड्री में रह रहे हैं, एक ही स्टेट के बाउंड्री में रह रहे हैं, लेकिन गुड लाइफ का होप जो है कोई सेक्शन खो चुका है, तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल में अब देखते हैं कि क्या क्या कुछ पॉइंट्स हैं क्या क्या है। तो इंस्ट्रूमेंटल इसमें कहा जा रहा है कि वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज ए प्रोसेस ऑफ मीन टू अचीव सम एंड। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि डेमोक्रेसी एक मीन है, यानी एक तरीका है कि कोई एंड तक पहुंचा जाए, यानी एक गवर्निंग सिस्टम जो है गवर्नेंस, या फिर आप कह सकते हो कि कोई प्रॉब्लम का इराडिकेशन जो है एक डेमोक्रेसी के प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, यानी एक मीन है, यानी एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग कोई एंड तक पहुंच सकते हैं। डेमोक्रेसी एक वे है, एक तरीका है। डेमोक्रेसी जो है इट सपोर्ट्स द कंपटीशन अमॉन्ग पॉलिटिकल लीडर्स एंड गिव अस ए बेटर चॉइस ऑफ लीडरशिप। मतलब इसमें कहने की कोशिश कर रही है कि की जा रही है कि डेमोक्रेसी एक कंपटीशन तैयार करता है, एक ग्राउंड तैयार करता है कंपटीशन का, जिसके थ्रू हम लोग पॉलिटिकल लीडर्स को सेलेक्ट करते हैं और एक बेस्ट चॉइस को यानी अपना एक जो है एक लीडर चूज करते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग, यानी बेटर चॉइस जो है लीडरशिप का जो है डेमोक्रेटिक वे से उभर कर आता है। ठीक है, यानी हमारा चॉइस रहता है। ठीक है, कंपटीशन के थ्रू लीडरशिप उभर कर आता है। ठीक है, इट मेक्स एवरीवन फील दैट दे आर द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी डेमोक्रेसी फील कराता है। ठीक है, यानी इंस्ट्रूमेंटल के रूप में डेमोक्रेसी जो है फील कराता है कि आप जो है प्रोसेस में यानी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में आप पार्ट हैं। ठीक है, कौन फील करा रहा है? डेमोक्रेसी फील करा रहा है। किस तरह फील करा रहा है कि इसमें इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, यानी एक तरीका है जिसके थ्रू आप फील कर सकते हो। डेमोक्रेसी एक तरीका है जिसके थ्रू आप फील कर सकते हो कि हाँ आप डिसीजन मेकिंग में इक्वल पार्टिसिपेंट हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो जस्टिफाई एज ए वे ऑफ मिनिमाइजिंग द एब्यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर, यानी एक तरह से जस्टिफाई करता है कि कैसे मिनिमाइज किया जाए पॉलिटिकल पावर को, यानी पॉलिटिकल एब्यूज, यानी किस तरह से मिसयूज हो रहा है पॉलिटिकल पावर का, उसको जस्टिफाई मतलब कम करने की कोशिश की जाती है डेमोक्रेसी के थ्रू। ठीक है, यानी पॉलिटिकल पावर का जो एब्यूज़ होता है, जैसे आप मिलिट्री डिक्टेटरशिप में देखो, एग्जांपल के तौर पे आप मिलिट्री डिक्टेटरशिप में देखो, तो उसके हाथ में यानी एक पर्सन के हाथ में अगर बहुत सारा पावर दिया जाए तो वो पावर मिसयूज हो रहा होता है, या फिर एब्यूज़ किया जा रहा है उस पावर का, इधर इधर यूज़ किया जा रहा है, बम फोड़ा जा रहा है, इधर उधर क्या कहते हैं न्यूक्लियर मिसाइल बनाया जा रहा है, कुछ भी हो, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि पावर का एब्यूज़ किया जा रहा है। तो इसी तरह से डेमोक्रेसी जो है वो चेक करता है इस तरह के एब्यूज़ को। डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है यानी सिस्टम जो है, जो प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, वो एक तरह से चेक करता है इस
आगे है डेमोक्रेसी प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव, यानी अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी कैसे प्रोसीजरल है और सब्सटेंटिव है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स उसको देख लेते हैं पहले। इन ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू पीपल टुगेदर टू मेक डिसीजन ऑन ईच एंड एवरी इश्यूज एज दे डिड इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑफ एथेंस। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में ये पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया जाए जिस तरह से एथेंस में किया गया था डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रैक्टिस। और जिस तरह से एथेंस में हर इंडिविजुअल या हर सिटीजन जो थे वो पार्टिसिपेट कर सकते थे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। ठीक है, तो इसी तरह से जो है लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे मॉडर्न डेमोक्रेसी वर्क्स थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, मतलब मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन पे वर्क करता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन पे वर्क करता है। अब रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन क्या है? ठीक है, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू लेजिस्लेचर और असेंबली एंड दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर ऑथराइज्ड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु इलेक्ट देम। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में पीपल जो है वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, लेजिस्लेचर में, और वो लेजिस्लेचर में जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ वो जो है डिसीजन लेने के जो ऑन बिहाफ ऑफ पीपल जो है, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल जो इलेक्टेड पीपल जो है उनके ऑन बिहाफ ऑफ वो डिसीजन लेंगे जो लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट किए गए पीपल्स के द्वारा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है कि पीपल रिप्रेजेंट करते हैं लेजिस्लेचर में अपने इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, यानी अपने मेंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Ultimate sovereignty, however, remains with the people who can hold their representative accountable and refers to re-elect them when the next election comes around। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि अल्टीमेट सोवरेनिटी जो है वो पीपल्स के हाथ में ही रहता है, क्योंकि जब अगर अकाउंटेबल अगर गवर्नमेंट अगर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पीपल्स के अकाउंटेबल नहीं रहा तो उनके पास पावर है कि यानी सोवरेनिटी है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, तो यानी पीपल्स के पास पावर है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में यानी जब भी इलेक्शन होगा उनको हटाने की सोवरेनिटी जो है, अल्टीमेट सोवरेनिटी जो है पीपल्स के पास है। यानी हटाने की सोवरेनिटी है तो उसके पास पावर भी है पीपल्स के पास। ठीक है, कि जो है नेक्स्ट इलेक्शन में उनको सेलेक्ट ना करें। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस विथ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी टुडे। यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो आप कह सकते हो कि अभी के समय में सिनोनिमस है, यानी अभी जो प्रैक्टिस किया जा रहा है डेमोक्रेसी वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ही प्रैक्टिस किया जा रहा है। आगे है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सोसाइटी डेमोक्रेसी कैन बी डिवाइडेड इन प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव। मतलब सोसाइटी के नेचर पे अगर देखा जाए, अगर सोसाइटी के बेस पे हम लोग देखेंगे तो डेमोक्रेसी को प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव में बांटा गया है। तो डेमोक्रेसी एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसको प्रोसीजरल कहा जा सकता है। तो अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या क्या है डेमोक्रेसी का। ठीक है, यानी प्रोसीजरल हम लोग क्यों कहते हैं डेमोक्रेसी को? तो प्रोसीजरल में आता है कि गोइंग थ्रू ए प्रोसेस लाइक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। यानी प्रोसीजरल में होता है क्या कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक प्रोसेस फॉलो करता है। डेमोक्रेसी क्या है कि एक प्रोसेस फॉलो करता है। ठीक है, तो प्रोसेस में क्या आ जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आ गया, एक प्रोसेस है ये। ठीक है, लेजिस्लेचर असेंबलीज ये एक प्रोसेस है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट होगा, गवर्निंग सिस्टम होगा, तो एक प्रोसेस है ये सब। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये सब जो है एक प्रोसेस के रूप में काम कर रहा है डेमोक्रेसी, यानी प्रोसीजरल है, प्रोसेस है। ठीक है, और ये आगे है पॉइंट क्या कि इट एम्फसाइज ओनली द प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। यानी जो है कि ये एम्फसाइज किस पे कर रहा है कि प्रोसीजरल पे, यानी प्रोसेस पे एक एम्फसाइज ज़्यादा है डेमोक्रेसी का, यानी प्रोसेस को वो ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है और इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी में। ठीक है, यानी डेमोक्रेसी मतलब ये एक तरह से आप कह सकते हो कि एक प्रोसेस को फॉलो करता है और एक इंस्टीट्यूशन को फॉलो करता है, यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक एक इंस्टीट्यूशन के रूप में उभर कर आ रहा है इसमें, यानी प्रोसेस फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सब्सटेंटिव किस तरह से डेमोक्रेसी, यानी क्या डेमोक्रेसी रियल ग्राउंड लेवल पे डेमोक्रेसी प्रैक्टिस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, किस तरह से प्रैक्टिस हो रहा है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं मोर नेचुरली ऑकरिंग सिचुएशन के बारे में समझेंगे कि हाँ नेचुरली क्या है डेमोक्रेसी, क्या चल रहा है ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, लाइक सम सिटीजन मे बी मोर इक्वल देन अदर एंड मे इंजॉय ग्रेटर वॉइस देन अदर। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में किसी का जो है कि किसी कोई इक्वलिटी प्रिवेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या डिसीजन मेकिंग में किसी का वॉइस जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है किसी के वॉइस को, ये सब देखते हैं। ठीक है, इस प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में वुड बी इक्वल, मतलब अब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि पुअर, लेस एजुकेटेड, सोशली डिसएडवांटेज सिटीजन हु वुड बी अनेबल टू फुली प्रैक्टिस देयर डेमोक्रेटिक राइट। मतलब इस तरह से बात की जा रही है कि पुअर जो है और लेस एजुकेटेड जो है या सोशली डिसएडवांटेज सिटीजन जो है वो क्या डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तरह यानी डेमोक्रेटिक राइट्स को फुली तरह एंजॉय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी वो सोशली और इकोनॉमिकली इक्वलिटी है या नहीं है, इनइक्वालिटीज तो कहीं प्रिवेल नहीं कर रही है सोशली या इनइक्वालिटी। ठीक है, सोशली या इकोनॉमिकली जो आप कह सकते हो कि इनइक्वालिटीज कहीं प्रिवेल तो नहीं की जा रही है। ठीक है, आगे है thus we can say that democracy is and should be the principle of organization, not only the government but also the organizing principle of all collective life
ऑन सोसाइटी। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि डेमोक्रेसी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट हम से सिर्फ नहीं कहेंगे, यानी पीपल का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट पे है, तो गवर्नमेंट जो है यानी एक तरह से पीपल्स का ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्क करना चाहिए, ठीक है, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट के रूप में। और कलेक्टिव नीड ऑफ सोसाइटी को जो है वो लेके आगे बढ़ना चाहिए डेमोक्रेसी को, ठीक है। आगे है, the aim of democracy is not achieved unless and until the background condition of equality are met, because social inequalities makes formal political inequalities। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि एम, डेमोक्रेसी का जो एम है वो अनलेस अनटिल अचीव नहीं होता है जब तक जो है कि क्वालिटी यानी इक्वालिटी का जो था, बैकग्राउंड क्या था हमारा, इक्वालिटी था, यानी इक्वालिटी अगर जब तक प्रिवेल नहीं हो रहा है सोसाइटी में, यानी हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तब तक जो है इक्वल डेमोक्रेसी का जो एम है वो अचीव नहीं किया गया, नहीं हो पा रहा, ठीक है, जब तक इक्वालिटी प्रिवेल नहीं हो रहा। बिकॉज सोशल इक्वालिटी मेक्स फॉर्मल पॉलिटिकल इक्वालिटी। मतलब सोशल इक्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं जाके पॉलिटिकल इक्वालिटीज में उभर कर आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, तो ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको यूपीएससी के पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल पेपर में भी ये आपका सिलेबस है कि टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव पढ़ना है, पार्टिसिपेटरी पढ़ना है और डेलिबरेटिव पढ़ना है, ये तीनों पढ़ना है। तो आप लोग बने रहें। तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में पहला डेमोक्रेसी है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, उसके बाद पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी है, सोशल डेमोक्रेसी है और कॉस्मोपॉलिटियन डेमोक्रेसी है। तो अब डिफरेंट टाइप से हम लोग प्रोसेस वाइज पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है। तो अब आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स के बारे में जो हम लोग थोड़ा देर पहले भी डिस्कस किए थे। तो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ये पॉसिबल नहीं है लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में, ठीक है। और पीपल टेक पार्ट डायरेक्टली इन अ गवर्नमेंट थ्रू इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव टू कैरी आउट देयर विल। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि पीपल जो है वो इनडायरेक्टली जो है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, उनके वोट के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो जाके रिप्रेजेंटेटिव जो है पार्टिसिपेट किया जाता है गवर्नमेंट में। यानी गवर्नमेंट में इनडायरेक्टली जो है पीपल्स का जनरल विल यानी पीपल का विल जो है रिप्रेजेंटेटिव लेके जाता है गवर्नमेंट में, ठीक है। और वहाँ उस विल पे डिस्कस किया जाता है या फिर लॉ बनाया जाता है, जो भी हो, ठीक है। आगे इन द अर्ली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज लाइक हॉब्स एंड लॉक, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वाज फॉर्म ऑफ गवर्निंग अथॉरिटी। यानी हॉब्स के भी राइटिंग में और लॉक्स के भी राइटिंग में देखा जाए तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी जो था वो बेसिक प्रिंसिपल जो था वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है। यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में भी आपको देखने के लिए मिला कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो था एक तरह से बेसिक प्रिंसिपल था गवर्निंग सिस्टम का, ठीक है। तो आगे है, रूसो सेड दैट सोवरेन पावर ओवर द स्टेट शुड रेस्ट इन द हैंड ऑफ सिटीजन एंड इट्स जनरल विल बिकॉज द ओपिनियन एंड इंटरेस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव कुड नेवर बी आइडेंटिकल टू दोज ऑफ इलेक्टोरेट्स। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि रूसो जो है इनको क्रिटिसाइज करा। अब यहाँ से क्रिटिसिज्म स्टार्ट होता है। तो लॉक ने सपोर्ट किया, हॉब्स ने सपोर्ट किया, लेकिन रूसो ने क्रिटिसाइज किया, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को। क्यों क्रिटिसाइज किया? तो उनका कहना था कि जो जनरल विल है वो जो है वो पीपल्स के हाथ में रहना चाहिए, यानी गवर्निंग सिस्टम यानी जो प्रॉपर सॉवरेनिटी जो है वो पीपल्स के हाथ में रहना चाहिए, यानी पीपल जो है वो सॉवरेन होना चाहिए। क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में क्या होता है कि अगर किसी को हम रिप्रेजेंट करके भेजे पार्लियामेंट में, एक आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि हम किसी को भेजे पार्लियामेंट में, लेकिन कभी कभी होता है कि उनका विल यानी एक इंडिविजुअल का विल जो रिप्रेजेंटेटिव है और पीपल्स का विल कभी कभी मैच नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ फिर जो है कि पीपल्स का विल प्रिवेल नहीं हो पाता है, यानी धीरे धीरे जो है वो आप कह सकते हो कि एनार्किज्म शुरू होता है या फिर डिक्टेटरशिप। एक तरह से आप कह सकते हो कि रूसो ने इनको क्रिटिसाइज किया इस तरीके से, ठीक है। आगे है, रूसो क्रिटिसाइज द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। सेम पॉइंट है, रूसो क्रिटिसाइज किया रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को। आगे का पॉइंट है, इन द मॉडर्न टाइम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी प्रिंसिपल इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि मॉडर्न सोसाइटी में अगर अभी हम इंडिया की बात कर लें तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है एक तरह से बेस्ट वे है जो है कि डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। और वो जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगा वो मेजोरिटी बेसिस पे होगा, यानी वोट कास्ट हुआ तो वोट कास्ट में जो मेजोरिटी में है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे विल को, ठीक है। एक तरह से पार्लियामेंट में हमारे विल को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो वोट कास्ट में मेजोरिटी में है, ठीक है। और चलिए आगे है हमारा पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी यानी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी भी इसको बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इज फाउंड इन द राइटिंग्स ऑफ रूसो एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। अब रूसो ने क्रिटिसाइज किया था
रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को। तो अब उसके बाद फिर रूसो ने क्या किया कि एक आइडिया लेके आया कि हाँ इस तरह का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हर कोई पार्टिसिपेट जिसमें करे, ठीक है। तो वही चीज़ को रिपीट किया जा रहा है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में कि रूसो का और जॉन स्टुअर्ट मिल का ये आइडिया था कि हर कोई पार्टिसिपेट करे इलेक्शन मतलब गवर्नमेंट में, ठीक है। तो आगे है दूसरा पॉइंट है, रूसो थ्योरी डिपेंड अपॉन द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल सिटीजन इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। अब वही पॉइंट है कि रूसो का जो आइडियाज था कि हर कोई एवरी इंडिविजुअल सिटीजन जो है वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। अब आगे पॉइंट है, पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली in the decision making but also a way of protecting private interest and ensuring good government, ठीक है। अब जो है कि इसमें कहा जा रहा है कि पार्टिसिपेशन सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है कि डिसीजन मेकिंग में ही पार्टिसिपेशन हो, लेकिन पार्टिसिपेशन इसमें भी हो कि प्राइवेट इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट किया जा रहा है, यानी किसी के एक इंडिविजुअल का दूसरे के प्रति जो प्राइवेट इंटरेस्ट है वो भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस, यानी गवर्नमेंट का भी जो है आपको ये भी देखना है कि गुड गवर्नमेंट भी जो है वो फंक्शन किया जा रहा है, यानी गवर्निंग सिस्टम जो है वो गुड रहे, ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू मिल पार्टिसिपेशन हैज एन एडुकेटिव फंक्शन ऑफ सिटीजन। मतलब इस पॉइंट में कहने की कोशिश की जा रही है कि मिल के द्वारा कहा गया कि जो पार्टिसिपेशन है एक तरह से अपने आप में एक इवैल्यूएशन प्रोसेस यानी एजुकेशनल प्रोसेस है, जिसके थ्रू जो फंक्शन ऑफ सिटीजन जो है अपने राइट्स को जानेंगे और पार्टिसिपेशन करने के थ्रू बहुत सारे फैक्ट्स जानेंगे या फिर अपना राइट्स को समझेंगे और गवर्निंग सिस्टम को समझेंगे और खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एजुकेटिव प्रिंसिपल्स है इसमें पार्टिसिपेशन में, यानी धीरे धीरे जो है पीपल सीख जाएगा, धीरे धीरे सीखने का प्रोसेस है इसमें, ठीक है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि द पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशन नर्चर द एक्टिव सिटीजनशिप एंड पब्लिक स्पिरिटेड कैरेक्टर। यानी इस पॉइंट में ये मेंशन किया जा रहा है कि जो पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशन है, जो पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, वो नर्चर कर रहा है, यानी सिटीजनशिप एक्टिव सिटीजनशिप का एक तरह से अवधारणा लेके, यानी एक्टिव सिटीजनशिप को बढ़ावा दे रहा है और पब्लिक स्पिरिटेड कैरेक्टर को उभार रहा है एक इंडिविजुअल में या एक पब्लिक में या एक सिटीजनशिप में, यानी पब्लिक इंटरेस्ट को जगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच द इंडिविजुअल इज मेड to take public interest into account and to make decision guided by the idea of common good rather than the own selfish interest। मतलब इसमें कहने की बात कही जा रही है इसमें कि जो एक ये जो पार्टिसिपेशन का जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि एक मैकेनिज्म है ये जिसके थ्रू इंडिविजुअल जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है, ठीक है, और वो सीखता है पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में, कॉमन गुड के बारे में, और अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को वो साइडलाइन करता है, ठीक है। यानी एक इस पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के थ्रू यानी पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू जो है कि गवर्नमेंट जो अपने सेल्फिश यानी पब्लिक इंटरेस्ट को ज़्यादा ये देता है, इंपॉर्टेंस देता है, और सेल्फिश इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश करता है, ठीक है। आगे है अब जो है कि लेकिन एक बात यहां से हो रही है कि क्रिटिसिज्म में क्या आप लिख सकते हो सीधा कि इन अ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी इज क्लियरली इम्पॉसिबल। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि अब आप एक बड़े से एरिया में जैसे इंडिया की ही बात ले लो तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किसी लॉ बनाने के लिए या कॉमन सोशल नीड के लिए कोई लॉ बनाया जा रहा है और उसमें आप चाहोगे कि हर इंडिया को पार्टिसिपेट किया जाए या फिर आपके गवर्नमेंट गवर्निंग सिस्टम में हर किसी को प्रधानमंत्री का मौका मिले, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी पॉसिबल नहीं, सर्टेनली नहीं है पॉसिबल इस तरह का, यानी लार्ज डेमोक्रेटिक एक सिटी स्टेट में पॉसिबल, एक छोटे छोटे स्टेट में पॉसिबल हो सकता है जहां पर कम पॉपुलेशन हो, लेकिन ये लार्ज स्टेट में पॉसिबल नहीं है। डेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी, अब इसमें पहला पॉइंट है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। एक तरह से आप कह सकते हो कि एक तरह से डिबेट के रूप में कोई अगर कोई इशू है, ठीक है, इशू है तो उस पर क्या होता है कि फॉर और अगेंस्ट में डिबेट होता है। जिस तरह से आप कह सकते हो कि यूएस का इलेक्शन में पहले होता है प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, तो एक तरह से कॉमन कंसर्न पे डिबेट होता है, फिर कंसर्न होता है, यानी और उसके थ्रू जो है यानी डिबेट के थ्रू एक डिसीजन पे यानी म्यूचुअल डिसीजन पे पहुंचा जाता है और उस पर लॉ बनाया जाता है या फिर उस पर कुछ निर्णय लिया जाता है, ठीक है। तो अब बेसिक नोशन यही है इसका डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट में। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी वैल्यूज अपॉन द पब्लिक डेलिब्रेशन ऑन इशू ऑफ कॉमन कंसर्न, यानी अब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि पब्लिक इशू यानी जो है कि कॉमन कंसर्न पे, जो पब्लिक का जो कॉमन कंसर्न है उस पर एक डेलिब्रेटिव टॉक होता है, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि डिबेट टाइप का होता है, डेलिब्रेटिव टॉक होता है। और आप इसमें जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में आप देखोगे कि ये जो आपका आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का, दोनों का आपको कुछ ना कुछ रिलेवेंस देखने के लिए मिलेगा डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में। यानी इसमें पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ भी रहता है, गवर्निंग सिस्टम रहता है, और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी भी रहता है, और आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी रहता है। तो यानी कॉमन पीपल, आप अगर कोई लॉ है जैसे फैक्ट्री लॉ है, ठीक है, तो फैक्ट्री लॉ से अगर कुछ बन रहा है यानी उसके लिए कुछ फैक्ट्री लॉ के लिए कुछ बन रहा है लॉ, तो उसमें क्या होता है कि फैक्ट्री के या फिर वर्कर्स के जो यूनियन होंगे उसमें से कुछ लोगों को बुलाया जाएगा और उस पर डिबेट किया जाएगा, फिर उसके बाद फिर लॉ पे उस डिबेट को इंप्लीमेंट किया जाएगा या फिर वहां से फिर मेजोरिटी का जो है जिस तरह से डिसीजन लिया जाएगा उसके बाद फिर लॉ पास होगा, ठीक है। तो इसी तरह से डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी जो है वो एक तरह से आपको रिप्रेजेंटेटिव और
पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का, दोनों का मिक्सअप देखने के लिए मिलेगा। और एक पब्लिक विल का जो है आप कहीं ना कहीं यहाँ आप एक तरह से अच्छे फॉर्म में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि पब्लिक जो है, कॉमन पीपल भी डिबेट कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, या कंसर्न सिटीजन जो है वो डिबेट कर पा रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, और लॉ मेकिंग में उनका भी जो जनरल विल है उनका भी बात को रखा जा रहा है। तो इधर से इंडिविजुअल का भी मोर इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलता है। तो इसी तरह से उसमें इंडिविजुअल का वैल्यूज भी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है। और इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ्स, यानी इसके थ्रू जो है इंडिविजुअल का जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को भी वो अपने इस डिसीजन के थ्रू, या फिर इंपॉर्टेंट कंसर्न भी जो है इंडिविजुअल का, वो भी कहीं ना कहीं डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के थ्रू रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। और आगे हमारा सोशल डेमोक्रेसी। अब सोशल डेमोक्रेसी किस तरह से वर्क कर रहा है या क्या फंक्शन है इसका। पहला पॉइंट है सोशल डेमोक्रेसी का, तो आपको नाम से ही पता चला होगा कि सोशल डेमोक्रेसी किस तरह से झुकाव, यानी सोशल के प्रति ज़्यादा इसका झुकाव देखने के लिए मिलेगा आपको। सोशल डेमोक्रेसी सोसाइटी से रिलेटेड बात होगी, इक्वालिटी, ये सबसे बात होगी, ठीक है। तो सोशल डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दैट बेस्ड अपॉन द स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी में क्या है कि इक्वालिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी सपोज द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट बेस्ड ऑन रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब सोशल इक्वालिटी किस चीज़ की बात करती है कि सोशल वेलफेयर स्टेट की बात करती है, ठीक है। रिसोर्सेज का रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, ठीक है। तो अब आगे है नेक्स्ट पॉइंट है, दे बिलीव इन द लिबरल इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बट विथ द कंबाइन दिस विद द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, यानी ये लिबर्टी को भी सपोर्ट करता है, यानी सोशल डेमोक्रेसी लिबर्टी यानी इंडिविजुअल के फ्रीडम को भी सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। लिबरल इंस्टीट्यूशन को भी सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन उसमें क्या था स्टार मार्क की आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, यानी सोशल जस्टिस होना चाहिए, यानी इक्वालिटी प्रिवेल होना चाहिए, यानी इकोनॉमिक पे या सोशल पे या सेक्स, रिलीजन, कास्ट पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, इकोनॉमिक बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, यानी सोशल जस्टिस जो है मेन आइडिया होना चाहिए, और इक्वालिटी जो है सोशल डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए, यानी आप सोशल जस्टिस के साथ आप लिबरल इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर सकते हो, यानी इंडिविजुअल का फ्रीडम, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोशल जस्टिस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है पहले, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट सोशल जस्टिस और इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द सोशल डेमोक्रेसी इज मोर देन डेमोक्रेसी एंड लेस देन द सोशलिज्म, यानी सोशल डेमोक्रेसी का कहने का मतलब है कि सोशल डेमोक्रेसी है कि मोर देन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से ऊपर की बात करता है और सोशलिज्म से थोड़ा सा नीचे की बात करता है। सोशलिज्म मतलब सब कुछ स्टेट का, तो स्टेट का हर चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल का भी फ्रीडम होना चाहिए, इंडिविजुअल के पास भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर प्रॉपर्टी नहीं रहेगा तो इक्वालिटी प्रिवेल नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप कह सकते हो कि सोशल डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन सोशलिज्म से थोड़ा सा नीचे। सोशलिज्म जो है कि आप कह सकते हो कि स्टेट के अंदर यानी गवर्नमेंट के अंदर हर चीज़ आ जाएगा, ठीक है, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी में आपको इक्वालिटी हो जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, लिबर्टी की बात की है, लिबरल इंस्टीट्यूशन की बात किया गया, सोशल जस्टिस का बात किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा पॉइंट है सोशल डेमोक्रेटिक्स जो है, इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि सोशल डेमोक्रेटिक्स आर्ग्यूज दैट ऑल इंडिविजुअल्स शुड गेट ए इक्विटेबल शेयर ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू रियलाइज देयर ओन प्लान्स ऑफ लाइफ। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि सोशल डेमोक्रेटिक्स में जो है कि रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इंडिविजुअल का जो है इक्वलिटी होना चाहिए, सोसाइटी का रिसोर्सेज का जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ताकि जो है इंडिविजुअल जो है अपने प्लान्स यानी लाइफ का जो प्लान सेट किया गया है वो उसको एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। आगे है social democracy is particularly concerned with the providing the condition for well-being of workers, women, disabled, the elderly and members of कल्चरल माइनॉरिटीज। मतलब सोशल डेमोक्रेसी जो हर चीज़ को लेकर चलना है इसमें, ठीक है। तो वेलबिंग की बात की जा रही है, वर्कर्स की वेलबिंग की बात की जा रही है, वुमेन के बारे में, डिसेबल्ड के बारे में, अर्ली ओल्ड एज के बारे में बात किया जा रहा है, और माइनॉरिटीज़ के भी बारे में बात करें, यानी सबको एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ यानी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की तरफ यानी सबको लेके चलना है, ठीक है। इट सीज democracy as not only the form of government but also a principle that should inform collective life of society and whole। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि डेमोक्रेसी जो है एक तरह से आपको इंक्लूसिव के रूप में चले, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट जो है प्रिंसिपल ऑफ यानी एक तरह से कलेक्टिव लाइफ, कलेक्टिव सोसाइटी को यानी सबको लेके चलने की बात की जाती है, यानी सोशल डेमोक्रेसी में हर किसी को इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है कि आगे का जो है फिफ्थ टाइप यानी पांचवा टाइप से डेमोक्रेसी का कॉस्मोपॉलिटिशियन डेमोक्रेसी। कॉस्मोपॉलिटियन डेमोक्रेसी में क्या कहा जाता है कि कॉस्मोपॉलिटियन डेमोक्रेसी इज एन आइडिया एडवोकेट बाय द पॉलिटिकल थ्योरीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब अब आ रहा है कि इंटरनेशनल के बारे में बात हो रही है, यानी इंटरनल तो बात कर ली हम लोग चार डेमोक्रेसी में, तो इंटरनल की ही बात कर रही है, इंटरनल डेमोक्रेसी, इंटरनल सब कुछ तो इंटरनल हो रहा है। तो अब ये जो है कॉस्मोपॉलिटियन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन यानी एक्सटर्नल डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में बात हो रही है, यानी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये कॉस्मोपॉलिटियन डेमोक्रेसी में आ जाता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है, यानी इसमें और क्या बात की गई है कि ग्लोबलाइजेशन की, यानी ग्लोबलाइजेशन का जब ट्रेंड आया तो उससे जो है कि एक तरह से नया फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का इन्वॉल्वमेंट उदय हुआ, आप कह सकते हो कि कॉस्मोपॉलिटियन डेमोक्रेसी कहा जाने लगा, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि द बिगिनिंग ऑफ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूरोपियन यूनियन एंड विद द एडवांस ऑफ इकोनॉमिक एंड cultural globalization, it is believed that democracy must also respond to those challenges beyond the border of nation state. मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि यूरोपियन यूनियन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यानी यूरोपियन, ये सब के जो है यानी ग्लोबलाइजेशन में जो है कि इकोनॉमी का, ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो कल्चर चलने लगा, तो जो प्रॉब्लम बियॉन्ड द नेशन स्टेट यानी अपने बाउंड्रीज से जो बाहर की जो प्रॉब्लम है, जैसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ये सब जो अब जो आइडिया ऑफ कॉस्मोपोलिटियन डेमोक्रेसी जो है ये रिस्पॉन्ड टू दिस चैलेंजेस, यानी जो नेशन यानी बॉर्डर से जो बाहर का जो प्रॉब्लम है उसको डील करता है कॉस्मोपोलिटियन डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है though there is no single institution of global governance that has replaced the national state, this theory point the global civil society being created by the globalization। मतलब अब इसमें बात की जा रही है कि कोई भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के क्रिएट हो जाने के बाद जो है, लेकिन नेशनल स्टेट का इंपॉर्टेंस नहीं घटा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद आने के बाद एक बहुत सारे सिविल सोसाइटीज़ यानी ग्लोबलाइजेशन के तौर पर यानी नेशन के ऊपर जो भी एक सिविल सोसाइटीज़ है उसकी जो है मतलब एक तरह से क्रिएशन होना शुरू हो गया, यानी जो नेशन ग्लोबलाइजेशन के बाद जो भी सिविल सोसाइटीज़ क्रिएट होने लगा उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे आप कह सकते हो कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नेशन से भी बढ़कर है, यानी आप इन्वायरमेंट जो है ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये एक तरह से कह सकते हो। आपकी वुमेन मूवमेंट भी जो है कि ग्लोबल प्रॉब्लम था जिसका जो है धीरे धीरे सोल्यूशन निकाला जा रहा है। आप कह सकते हो कि ये दो प्रॉब्लम जो था धीरे धीरे इसका इरेडिकेशन ग्लोबली हो रहा है। ठीक है, नाउ द वर्ल्ड इज मोर कंसर्न थ्रू द communication and internet revolution. Now the world is more connected through the communication and internet revolution। मतलब अब एक ग्लोबल प्रॉब्लम या फिर आप कह सकते हो कि एडवांटेज आप कह सकते हो कि क्या है कि कम्युनिकेशन और इंटरनेट रिवोल्यूशन जो है वर्ल्ड को जो है एक दूसरे में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ग्लोबली यानी हर कंट्री एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि डू दिस टेक्नोलॉजी इनोवेशन मेक्स गवर्नमेंट मोर और लेस अकाउंटेबल। अब जो है कि अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अब इतना तो कंसर्न हो गया कि ग्लोबल प्रॉब्लम है, फिर बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, इंटरनेट कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, तो अब इसमें क्वेश्चन वाली बात यह है कि डू दिस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मेक्स गवर्नमेंट मोर और लेस अकाउंटेबल। मतलब अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या टेक्नोलॉजी जो है वो अकाउंटेबल है, मतलब टेक्नोलॉजी के आने के बाद या फिर ग्लोबलाइजेशन के बारे में आने के बाद जो गवर्नमेंट जो है कि आप कह सकते हो कि अकाउंटेबल हो रहा है गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल के प्रति या गवर्निंग सिस्टम के प्रति। ठीक है, इट इज़ रियली पॉसिबल फॉर सिटीजन टू पार्टिसिपेट ऑन देम, इट इज़ रियली पॉसिबल फॉर द सिटीजन टू पार्टिसिपेट ऑन देम। अब इसमें यह भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या ये सब चीज़ में, जैसे इंटरनेट का थिंग्स में यानी इंटरनेशनल रिवोल्यूशन में या फिर कम्युनिकेशन में आप कह सकते हो या इन्वायरमेंटल मूवमेंट में, तो इसमें क्या सिटीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कॉमन मास पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, यानी कॉस्मोपॉलिटिशियन डेमोक्रेसी में आप कह सकते हो कि कॉमन सिटीजन का पार्टिसिपेशन कितना है, यानी ग्राउंड लेवल पे कितना पार्टिसिपेशन है कॉमन सिटीजन का। ठीक है, तो आगे है हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है जो उसी से रिलेटेड है कि मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO आर डेवलपिंग कंट्रीज हु रिप्रेजेंट्स ए मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड सिटीजन। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि WTO का जो है क्या कि मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज से हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड्स के बहुत सारे पॉपुलेशन। यानी सिंपल सी भाषा में ये कहा जा रहा है कि WTO का जो है वो झुकाव डेवलप्ड कंट्री के तरफ ज़्यादा दिखता है। यानी डेवलप कंट्री जो है वो क्या करते हैं कि WTO को या फिर आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशन को या WHO को अपने तरफ ज़्यादा टिल्टेड रखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कॉमन मास का जो है वो जो है रिलिम्स देखने के लिए नहीं मिलता, यानी कॉमन मास का जो इन्वॉल्वमेंट है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। आगे का पॉइंट है इन दिस कॉमन मास इज मिसिंग, सेम पॉइंट है पॉवर्टी अदर सोशल इश्यूज रीजन्स इज मिसिंग। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि कॉमन मास का मिसिंग है, पॉवर्टी का मिसिंग है, यानी ग्राउंड लेवल पे इसका इन्वॉल्वमेंट यानी ग्राउंड लेवल पे इसका जो है कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखता है। ठीक है, यानी जो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी का जो था ये सब कहीं ना कहीं मिसिंग है इन सब चीज़ों में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि द क्वेश्चन इज हाउ कैन ए पर्सन कंडीशंस ऑफ कॉस्मोपॉलिटियन सिटीजन इज रियलाइज। अब इसमें यही बात हो रही है कि सिटीजन अपने आप को किस तरह से कॉस्मोपॉलिटिशियन डेमोक्रेसी के साथ रिलेट कर सकता है। कि क्वेश्चन यही है कि ग्राउंड लेवल पे रियलिटी तो है नहीं इस तरह का, तो इस तरह से किस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, ये यहाँ पे एक नोशन छोड़ा गया है इस पॉइंट के थ्रू। तो अब आते हैं समरी की तरफ। हमारा समरी क्या है, इन दिस यूनिट वी एग्जामिन द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम एंशिएंट एथेंस टू द मॉडर्न वर्ल्ड। अब हम लोग इस डेमोक्रेसी का चैप्टर क्यों पढ़े, तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि जो है हम एथेंस
कंटिन्यूएशन से स्टार्ट किए थे, यानी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से स्टार्ट हुआ था, नेचर ऑफ लॉ से स्टार्ट हुआ था, नेचुरल लॉ से स्टार्ट हुआ था, और मॉडर्न डेमोक्रेसी पे हम लोग एंड कर रहे हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन, कॉस्मोपॉलिटिशियन डेमोक्रेसी तक जाके हम लोग एंड कर रहे हैं। तो समरी में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, कैसे कैसे क्या हुआ था, तो आप बहुत सारा पॉइंट ऐड कर सकते हो। मैंने पॉइंट ऐड नहीं किया है, तो ज़्यादा पॉइंट आप लिख सकते हो खुद से भी। तो अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज क्या है, तो डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आप लेक्चर फॉलो किए हो तो, ठीक है। एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी इन द 20th सेंचुरी, ठीक है। तो आप 20th सेंचुरी में किस तरह से एवोल्यूशन, इसमें आप थोड़ा सा बैकग्राउंड दे सकते हो एथेंस के बारे में इंट्रोडक्शन में, तो और किस तरह से 20th सेंचुरी में डेमोक्रेसी का जो है फंक्शन है, यानी ग्रो कैसे हुआ डेमोक्रेसी, ये आप लिखना है, ठीक है। इसका था वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी जो जितने भी टाइप्स है, कितने टाइप्स है, 5 टाइप्स हैं, तो 5 टाइप्स को लिख देना है, ठीक है। और उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है कि क्या क्या टाइप्स है, किस तरह से कॉस्मोपॉलिटिशियन डेमोक्रेसी वर्क कर रहा है, किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव, या फिर आप कह सकते हो कि किस तरह से हमारा डेमोक्रेसी जो है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी किस तरह से पार्टिसिपेट ये वर्क करता है, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी क्या है, ये सब जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा। 5 डेमोक्रेसी के जो टाइप्स है, जो उसको मेंशन करना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको इग्नू के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी के मेंस में भी पूछा जा सकता है, ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अब ये भी वही टाइप्स है, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी कौन सा है, तो उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपको ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं इग्नू का अपडेट्स भी स्टार्ट हुआ है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अपडेट रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।